नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी बंगाल चुनाव में धांधली पर हाईकोर्ट के सख्त रुख की, सीएम मोहन यादव को लेकर हुए बड़े खुलासे की। देखेंगे कैसे सीजेपी के तेज होते प्रदर्शन ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें। शिवसेना यूबीटी के बागी एमएलए ने खोला क्या राज। जानेंगे सीएम विजय ने डीएमके पर क्या लगाए आरोप। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 1993 कोलकाता ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। दोषी राशिद खान को जारी किया नोटिस, रिहाई पर लगी रोक। हाई कोर्ट ने सजा पूरी होने से पहले रिहा करने का दिया था निर्देश। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान, कहा मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके अपना वोट बैंक बनाने की चल रही कोशिश। मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों पर डॉक्यूमेंट पेश करने की तैयारी। केरल विधानसभा में विपक्ष का कड़ा विरोध, शराब टैक्स के मुद्दे पर स्पीकर ने चर्चा कराने से किया इनकार। भड़के सीपीआईएम विधायकों का वॉकआउट, सदन की कार्रवाई का किया बहिष्कार। क्रॉस वोटिंग किसने और क्यों की, विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष से पूछा सवाल, मांगे विधायकों के नाम। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 893 अंकों की गिरावट के साथ 76,200 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 278 अंकों की गिरावट के साथ 23,824 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में हुए दो फाड़ को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। टीएमसी ने बागी गुट के दावों को खारिज करते हुए पूर्व सीएम ममता बनर्जी को अपना अध्यक्ष बताया है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़े निर्देश दे दिए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में जारी सियासी उठापटक के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर कोर्ट ने चुनाव आयोग को सारे सबूत सुरक्षित रखने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा ईवीएम, वीवीपैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित रखे जाएं। जरूरत पड़ने पर इन सभी साक्ष्यों की जांच होगी। अदालत की इजाजत के बिना इन्हें न तो मिटाया जाएगा, न बदला जाएगा, न नष्ट किया जाएगा और न ही इनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की जाएगी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी, उनके सलाहकार सुब्रत गुप्ता और सुनील अग्रवाल को पक्षकार बनाया जाएगा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव नतीजे को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ममता बनर्जी ने खुद याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि चुनाव गलत तरीके से हुआ है। 12 राउंड की काउंटिंग के बाद इलेक्शन एजेंट और मुझे पीटा गया और बाहर कर दिया गया। गौरतलब है कि भवानीपुर सीट से ममता 3 बार विधायक रह चुकी हैं, लेकिन इस बार सीएम शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,105 वोटों से हरा दिया। इस चुनाव में जिस तरह की हार ममता को और उनकी पार्टी को झेलनी पड़ी, उसके बाद उन्होंने बीजेपी की इस जीत को पूरी तरह नकार दिया और अब हाईकोर्ट के तेवर भी सख्त हो गए हैं। यानी आने वाले वक्त में इस मामले में कानूनी बहस देखी जाएगी। वहीं विधानसभा में भी अलग बहस छिड़ गई है। असली तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को लेकर ममता बनर्जी और बागी गुट में टकराव जारी है और अब टीएमसी ने चुनाव आयोग को पार्टी के अधिकारियों और नेशनल वर्किंग कमेटी की नई लिस्ट भेजी है, जिसमें ममता बनर्जी को पार्टी का अध्यक्ष बताया गया है, सुब्रत बख्शी को उपाध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बताया गया है। जबकि इससे एक दिन पहले टीएमसी के बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने टीएमसी की पैरेलल वर्किंग कमेटी का ऐलान किया था। उन्होंने विधायक अरूप रॉय को अध्यक्ष चुना था। ऐसे में अब इस कदम के साथ टीएमसी बागी गुट के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कवायद में जुट गई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी ने पार्टी बनाई है और वही इसकी सबसे बड़ी पहचान है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि बंगाल की सियासत में उठा ये तूफान अभी थमने वाला नहीं है। अब देखना ये होगा कि टीएमसी आगे क्या कदम उठाती है। बंगाल में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा तो मध्य प्रदेश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से लूट की बात सामने आई है, जिसमें अब सीधे सीधे सीएम मोहन यादव और उनका परिवार घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ये मामला सामने आते ही विपक्ष ने भी मोहन यादव समेत पूरी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर से चढ़ावा चोरी होने के मामले में बीजेपी पहले ही फंसती हुई दिखाई दे रही है। उसके पास चढ़ावा चोरी से जुड़े किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। और इस बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक खबर सामने आई है, जिससे हड़कंप मच गया है। सीएम मोहन यादव समेत पूरी बीजेपी निशाने पर आ गई। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें यह दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव और उनके परिवार ने उज्जैन में कई जमीनें खरीदी और जमकर मुनाफा कमाया।
इंडियन एक्सप्रेस ने आंकड़ों के साथ बताया है कि 13 दिसंबर 2023 को मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही उनके परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने कम से कम 137 प्लॉट अपने नाम खरीदे। इनकी कुल जमीन करीब 168 एकड़ की है और इन पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हालांकि कुछ प्लॉट बाद में बेच भी दिए गए। जमीन खरीद मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव, बेटे वैभव की पत्नी शालिनी यादव, भाइयों नंदलाल और नारायण यादव, नारायण की पत्नी रेखा यादव, उनके बेटे अभय यादव, चचेरे भाई गोविंद यादव और नीलेश यादव ने की है। खबर तो ये भी आ रही है कि इन्हीं जमीनों के आसपास सरकारी प्रोजेक्ट्स को बनाया जा रहा है। वहीं ये मामला सामने आते ही बवाल मच गया। विपक्ष ने मोहन यादव समेत पूरी बीजेपी को घेर लिया। एमपी में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये मुद्दा उठाया और बीजेपी पर कई सवाल दागे। जीतू पटवारी ने इसे एक लूट बताते हुए सीएम से सवाल किया कि क्या ये सही है कि आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लॉट खरीदकर 168 एकड़ जमीन अर्जित की। लगभग 111 एकड़ जमीनें ऐसी जगहों पर खरीदी गई जो परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्र है। क्या ये महज संयोग है? क्या आप ये घोषणा करेंगे कि इस भूमि सौदे के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा न्यायिक जांच हो? वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार में पहले भी भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। वो इसलिए कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो बाकी मंत्री अली बाबा और 40 चोर की तरह ही काम करेंगे। यही नहीं, विपक्ष ने आगे ये भी कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआती मामला है, अभी तो और भी जानकारी आना बाकी है। यानी साफ है कि अब इस मामले में बीजेपी नेता और सीएम मोहन यादव बुरी तरह घिर चुके हैं। विपक्ष ने मोहन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो सीजेपी भी मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में डटी हुई है। बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी आवाज उठा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है और अब इस प्रदर्शन के चौथे दिन सीजेपी को किसानों का भी समर्थन मिला है, जिसके बाद ये आंदोलन और ज्यादा तेज होता दिखाई दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में डगमगाती शिक्षा व्यवस्था को लेकर अब युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। वो सरकार से पेपर लीक का जवाब मांग रही हैं। सीबीएसई के रिजल्ट में हो रही गड़बड़ी का जवाब मांग रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोशल मीडिया से ट्रेंड में आई कॉकरोच जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। 23 जून को इस प्रदर्शन का चौथा दिन रहा। इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी ने एक अनोखी मुहिम शुरू की, जिसमें सभी लोगों को डायपर लाने और उस पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए मैसेज लिखने को कहा गया। इस मुहिम से सीजेपी पेपर लीक को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। इसके अलावा बता दें कि अब कॉकरोच जनता पार्टी को किसानों का भी समर्थन मिला है। जंतर मंतर पर युवाओं का साथ देने के लिए किसान भी पहुंचे, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको याद होगा, जब किसान आंदोलन हुआ था तो सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा था और 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। लेकिन अब एक बार फिर किसान युवाओं के साथ मिलकर सरकार की धड़कनें बढ़ाने में जुट गए हैं। बता दें कि प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। आंदोलन में शामिल छात्र, अभिभावक और सामाजिक संगठन लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रही हैं। इसी कड़ी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जनरल सेक्रेटरी दानिश अली ने कहा कि जब तक हमारी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में योगी सरकार पर सवालों की कड़ी बढ़ती जा रही है। एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस बीच ये विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अयोध्या राम मंदिर दान में हेराफेरी की जांच कर रही एसआईटी ने 23 जून को यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद एसआईटी के अध्यक्ष और लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा, ये एक गोपनीय जांच है और उसे बताने के लिए हम इस समय अधिकृत नहीं है। जो हमारी जांच थी वो हमने उपलब्ध करा दिया है। खबरें हैं कि रिपोर्ट में ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर सबसे बड़ा सवाल उठाया गया है। कुछ की भूमिका भी उजागर की गई है। अंदेशा जताया गया है कि वो हेरफेर में शामिल रहे हैं। वहीं कुछ पदाधिकारियों को लापरवाही का दोषी पाया गया, जिनकी निगरानी में चढ़ावा चोरी हुआ। फिलहाल मामले में सबसे ज्यादा जो पदाधिकारी सवालों के घेरे में है, उनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और निर्माण सहायक गोपाल राव का नाम शामिल है। इसके अलावा इन पदाधिकारियों के रिश्तेदार और करीबियों का भी जांच रिपोर्ट में जिक्र है। खासकर चंपत राय के करीबी टीनू यादव, अनिल मिश्रा के रिश्तेदार, गोपाल राव के रिश्तेदार भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चढ़ावा चोरी में सीधे तौर पर 25 से 30 लोगों की भूमिका पाई गई है।
और इन सभी पर जल्द केस दर्ज हो सकता है। वहीं अनिल मिश्रा पर 40% कमीशन लेने के आरोप का भी जिक्र एसआईटी ने किया है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ट्रस्ट में बदलाव के साथ चोरी करने वालों पर कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि एसआईटी का कहना है कि ये शुरुआती जांच है, अगले 2 सप्ताह में विस्तृत जांच भी पूरी की जाएगी। इससे और सबूत सामने आएंगे। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पोस्ट किया कि एक परत और खुली। अगर भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के महापाप की परतें यूं ही खुलती रहीं, तो जांच की जगह ढाक का नाम और भी तेजी से शुरू हो जाएगा। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि सरकार चंपत राय को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके ड्राइवर टिन्नू लगातार नए खुलासे कर रहे हैं। इन सब के बीच चढ़ावा चोरी का ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। दरअसल 2 अधिवक्ताओं अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको याद होगा, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने पीएम मोदी और सीजे सूर्यकांत को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग भी की थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है तो महाराष्ट्र की सियासत में भी भारी बवाल मचा हुआ है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने बगावती सुर अपनाया हुआ है, जिसके बाद एक तरफ बागियों पर पार्टी नेताओं के हमले जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब बागियों ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें उद्धव या आदित्य ठाकरे से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति लगातार गरमाई हुई है और अब राज्य में एक बड़े उलटफेर के बीच शिवसेना में शामिल हुए संजय दीना पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी छोड़ने की वजह पार्टी नेतृत्व से कोई औपचारिक मतभेद नहीं, बल्कि पार्टी के खास नेता के साथ उनका निजी विवाद था। पाटिल ने कहा, मुझे पूरी शिवसेना यूबीटी, उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने हमेशा मुझे और मेरे समर्थकों को पूरा सम्मान दिया है। इतना ही नहीं, जब पाटिल से वरिष्ठ नेता संजय राउत की भूमिका के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने किसी भी तरह की आलोचना से परहेज करते हुए कहा कि संजय राउत ने हमेशा मेरे बारे में अच्छा बोला है। विधायक के रूप में मेरे कार्यकाल और 2009 में सांसद चुने जाने सहित मेरे राजनीतिक करियर में उनकी अहम भूमिका रही है। वो एक वरिष्ठ नेता है और मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पाटिल ने अपने इस्तीफे की वजह पार्टी के अंदर एक अनाम नेता की पैदा की गई कड़वाहट को बताया। उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति मेरे सामने तो मीठा बोलता था, लेकिन मेरे समर्थकों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करता था। मैंने लंबे समय तक ये सब बर्दाश्त किया और दूसरे वरिष्ठ नेता भी इस बात से वाकिफ थे। वो नहीं चाहते कि कोई मजबूत और स्वतंत्र नेता आगे बढ़े। उन्हें सिर्फ जी हुजूरी करने वाले लोग पसंद थे। मैं आत्मसम्मान से समझौता करके और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बाकी सांसद संजय दीना पाटिल के इन बयानों से साफ है कि शिवसेना यूबीटी से उन्हें कोई मतभेद नहीं था। यानी बीजेपी के शिवसेना यूबीटी पर लगाए गए कई आरोपों पर संजय दीना पाटिल ने अपने बयानों से पानी फेर दिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी में हुई टूट को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। वहीं तमिलनाडु में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस छिड़ी हुई है। विधानसभा सत्र में सीएम विजय ने अपनी पार्टी का विजन पेश किया। इस बीच डीएमके के पार्टी फंड और भ्रष्टाचार को लेकर शुरू हुई बयानबाजी पर डीएमके विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो क्या कुछ हुआ तमिलनाडु विधानसभा में खास, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में टीवी की सरकार और विपक्षी दल डीएमके के बीच गतिरोध बना हुआ है, जिसकी झलक विधानसभा में भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तमाम मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों में बहस देखी जा रही है और अब हालात यहां तक बिगड़ गए कि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट ही कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने डीएमके पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। सीएम विजय ने कहा कि पिछली डीएमके सरकार ने अलग अलग सरकारी विभागों के फंड को पार्टी फंड की तरफ डाइवर्ट किया था। उस दौरान पार्टी फंड के नाम पर सरकारी धन की हेराफेरी की गई। मेरी सरकार पार्टी फंड संग्रह की आड़ में कथित रूप से गबन किए गए सार्वजनिक धन की वसूली करेगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित करेगी कि भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार लोगों को, चाहे वो डीएमके सरकार के दौरान ही क्यों न हुआ हो, कानून के कटघरे में लाया जाए। उनकी इस टिप्पणी पर डीएमके विधायकों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने स्पीकर जेसीडी प्रभाकर से अपील की कि वे मुख्यमंत्री को डीएमके के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के बजाय सबूत पेश करने की मांग करें। हालांकि स्पीकर ने उनकी अपील ठुकरा दी, जिसके बाद विपक्षी विधायक बहस के बीच ही सदन से बाहर चले गए। उदयनिधि ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री के पास कदाचार के ठोस सबूत हैं, तो उन्हें निराधार आरोप लगाने के बजाय औपचारिक रूप से सदन में पेश करना चाहिए। उधर विपक्ष के वॉकआउट के बावजूद सीएम विजय ने अपना भाषण जारी रखा। उन्होंने डीएमके की उस टिप्पणी को भी खारिज किया जिसमें विपक्षी दल ने दावा किया था कि टीवी के उनकी दया से सत्ता में बैठी हुई है।
विजय ने कहा कि हम जनता की कृपा से सरकार चला रहे हैं, जिन्होंने हमें चुना है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी टीवीके की विचारधारा को लेकर भी रुख साफ किया कि मेरी पार्टी द्रविड़ राजनीति के जनक माने जाने वाले पेरियार के सामाजिक सिद्धांतों को अपनाती है, लेकिन उनकी नास्तिकता और धार्मिक विश्वास को नकारने के उनके विचारों से वो सहमत नहीं है। हमने हमेशा ये साफ किया है कि हम किसी की विचारधारा के विरोधी नहीं हैं। विधानसभा में टीवीके और डीएमके के बीच जारी इस तकरार ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। तमिलनाडु में विधानसभा का सत्र काफी दमदार नजर आ रहा है। वहीं लखनऊ के अलीगंज में शोक पसरा हुआ है। 22 जून को एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से करीब 15 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे। विपक्ष ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई, जिसके बाद योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया। लेकिन अब इस मामले में बीजेपी ही घिरती दिखाई दे रही है। जांच में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में 22 जून को एक इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। जान गंवाने वालों में ज्यादातर छात्र शामिल हैं। वहीं सरकार की तरफ से जान गंवाने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। वहीं विपक्ष ने भी सरकार पर इस घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी, जिसके बाद सरकार दबाव में आई और दबाव में आकर सरकार ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि बिल्डिंग नियमों के अनुसार नहीं बनी थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इमारत को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही लापरवाही बरतने और गैर इरादतन जान लेने के आरोप में अब तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार एसआईटी ने बिल्डिंग के कागजात भी खंगाले हैं। वहीं अब इस मामले में बीजेपी को विपक्ष ने बुरी तरह से घेर लिया है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि सरकार जहां भी फंसती है वहां एसआईटी का गठन कर देती है और ये केवल दिखावा होता है। वहीं मामले में जुटी एसआईटी की जांच के बीच बिल्डिंग में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया गया है। कहा जा रहा है कि बिजली कनेक्शन की क्षमता से कहीं ज्यादा लोड इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं फायर सेफ्टी नियमों की भी अनदेखी की गई थी। वहीं अब इस मामले में बिजली विभाग और अग्निशमन विभाग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद कोचिंग सेंटर और संबंधित बिल्डिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने की भी उम्मीद बताई जा रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हमारे यहाँ तो आजकल की जनरेशन ये भी नहीं उससे पता होगा कि आखिर इस्तीफा क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इस्तीफे दिए ही नहीं जाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि पिछले 10 साल में ब्रिटेन में 6 प्राइम मिनिस्टरों ने इस्तीफे दे दिए हैं। कमाल की बात है ना। हमारे यहाँ तो इस हिसाब से अगर देखा जाए 10 साल में 6 ने इस्तीफा दिया, तो अगले 2047 में जिसका विश्व गुरु ने हिसाब लगाया हुआ है, उसमें ब्रिटेन में 6 और 6 12 और पीएम इस्तीफा देंगे और हमारे यहाँ वही वन एंड ओनली विश्व गुरु अपनी जगह पर मौजूद होंगे। इसे क्या कहते हैं? अरे भाई, विश्व के जितने भी नेता हैं उनको देखना चाहिए ना कि किस तरह से आप लोकप्रिय बने रहते हैं। आप कैसे इस्तीफा कभी भी नहीं देना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, और आप अपने कुर्सी पर बने रहते हैं। इसके लिए आपको विश्व गुरु की क्लास लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ज्ञानेश है तो मुमकिन है। ये तो चल ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।